अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। पिछली कहानी में देखे कि सिराज भी आलम से बदला लेने के लिए मिरहा से शादी कर लेता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हॉल में सिर्फ मिरहा और सिराज थे। मिरहा अब हल्के हल्के कांप रही थी। वो जानती थी कि अब सिराज उसे छोड़ने वाला न था। उसने सिराज की बात न मान के बहुत बड़ी गलती की थी। सिराज उठा और गुस्से से पास पड़ा गुलदान जमीन पे दे मारा। मिरहा जैसे कांप उठी। बहुत शौक है ना अपने भाई का साथ देने का? तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसका अंजाम क्या होगा। सिराज उसे घसीटते हुए अपने कमरे में लेके गया, जबकि मिरहा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सिराज ने मिरहा को घसीटते हुए कमरे में लाया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मिरहा नीचे बेड के पास बैठी रो रही थी। उसका जिस्म मुसलसल कांप रहा था। सिराज ने दरवाजा लॉक किया और मिरहा के पास घुटनों के बल बैठ गया। शौक है ना अपने भाई को डिफेंड करने का? तुम्हारे साथ मैं कभी भी गलत ना करता अगर तुम मुझे चुनती, पर तुमने सबके सामने मेरी इज्जत 2 टक्के की कर दी और फिर तुम्हारी वजह से महानूर को दोबारा उस जहन्नम में जाना पड़ेगा। सिराज ने जोर से मिरहा का दुपट्टा खींचा। दुपट्टे के खींचने से सारी पीने निकल गई थी। मिरहा को कुछ पीने अपने जिस्म में छुपती हुई महसूस हुई। सिराज में भाई चुप, एकदम चुप। सिराज की धाड़ पे मिरहा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सिराज बहुत जोर से दहाड़ा था। कमरा चूंकि साउंड प्रूफ था, इस वजह से आवाज बाहर न जा सकी। मिरहा मिरहा चुप कर, अगर एक बार भी तुम्हारी आवाज आई तो जान से मार दूंगा। सिराज ने मिरहा के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। मिरहा का चेहरा ऊंचा हो गया था। सिराज की नजरें जैसे उसके चेहरे पे ठहर गई। मिरहा ने दोनों हाथों से सिराज का हाथ थामा था, जिससे उसने मिरहा के बाल जकड़े थे। सिराज जैसे उसकी आंखों में खो गया। यही तो वो आंखें थी जिससे उसे इश्क था, और इस वक्त वो आंखें पानियों से भरी झील जैसी चमक दिखाई दे रही थी। सिराज झुका और मिरहा के होठों पर अपने होठ रख दिया। मिरहा जैसे कांप गई थी। इसका पहले से कपकपाता जिस्म अब मजीद कपकपा उठा था। सिराज जैसे सब भूल गया था। मिरहा के बालों पे रखा हाथ अब आहिस्ता आहिस्ता बालों पे हरकत करने लगा। मिरहा जानती थी कि अगर उसने सिराज को पीछे हटाना तो चाहा तो सिराज मजीद गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो मजम्मत नहीं कर रही थी। सिराज मजीद बहक गया। कुछ देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि मिरहा बहुत धीमे से सांस ले रही है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वो ना चाहते हुए भी पीछे हटा। मिरहा जोर जोर से सांस लेने लगी। सिराज उसकी कमर सहला रहा था। मिरहा का मानो शर्म से बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रही थी वो कैसे रिएक्ट करे। चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। सिराज के लिए मंजर बहुत खास था। झुकते हुए उसने अपनी बाहों में उठाया और अपने अपने बेड पे लिटाया। महानूर का दुपट्टा नीचे गिर चुका था। अब सिर्फ वो चोली और लहंगे में थी। शर्ट की फिटिंग तंग थी, जिससे उसका सरापा वाज़ेह हो रहा था। सिराज झुका और एक बार फिर से उसकी सांसों को पीने लगा। मिरहा अब भी खामोश रही। सिराज पीछे हुआ और उसके लबों को अपने अंगूठे से सहलाया। कपड़े उतारो। अचानक सिराज की बात पर मिरहा जैसे उसे उस फेज से बाहर आई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना है। सिराज ने जल्दी से खुद को संभाला था। अचानक जैसे सारे अफसोस टूटा था। मिरहा को लगा शायद उसने कुछ गलत सुना हो। सिराज, क्या मतलब की मतलब लगा रखी हो? जो बोला है वो करो। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा। सिराज मिरहा के साथ बैठ चुका था। सिराज, आप इस सब की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? आप प्लीज समझे, मैं मजबूर हूँ। मेरे लिए भाई भी जरूरी है और आप भी। मैं कैसे आप दोनों में से किसी एक को चुन सकती हूँ? मिरहा ने फिर से रोना शुरू कर दिया। इसके बाद पर सिराज ने मिरहा को देखा और खामोशी से अपनी जगह से उठ गया। मिरहा बस उसे देखे जा रही थी। सिराज उठा और अलमारी खोली और उसमें कुछ ढूंढने लगा। मिरहा अब भी कंफ्यूज थी।
सिराज ने एक पैकेट लाया और मिरहा के सामने फेंक दिया। इसे जल्दी पहन के आओ। मिरहा के सवालिया नजरों पे सिराज ने इतना कहा और झुक के दराज से सिगरेट और लाइटर निकाला और सोफे पे बैठ के सिगरेट नोशी करने लगा। जल्दी। उसकी दहाड़ पे मिरहा ने जल्दी से वो पैकेट खोला। उसमें मौजूदा चीज देख के उसे लगा कि शायद कि आज वो शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब गई है। वो एक बहुत ही बोल्ड नाइटी थी जिसके कंधों की जिल्द पे पतली सी स्ट्रिप्स थी। वो नीचे से वो बस घुटनों तक आती थी और सबसे बड़ी बात वो इतनी पतली थी कि काफी काफी वो जिस्म का वो वाजा हिस्सा कर देती थी। सिराज में ये नहीं पहन सकती, ये कितना घटिया। रिलैक्स बेबी, कौन सा तुम ये पहन के किसी गैर के सामने जाऊंगी? इधर कमरे में बस अपने शौहर के सामने ही ये पहनूंगी। सिराज उसे जांच रहा था। वो जानता था मिरहा कभी भी ये नहीं पहनने वाली। सिराज प्लीज, आप जानते हो कि मैं। मिरहा फिजूल बहस ना करो और पहन के आओ जल्दी। सिराज ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और स्ट्रे स्ट्रे में बचा कुचा सिगरेट मसल दिया। सिराज प्लीज, मैं नहीं पहन सकती, प्लीज। सिराज, आप समझने की कोशिश करें। मिरहा ने एक बार फिर से मिन्नतें करना शुरू कर दी। सिराज ने गहरा सांस भरा और मिरहा का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए ड्रेसिंग रूम में ले जाने लगा। नहीं सिराज, प्लीज नहीं। मिरहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सिराज ने उसे ड्रेसिंग रूम में ला के छोड़ा और इससे पहले कि वो उसकी चोली की डोर खोलता, मिरहा दोबारा भागती हुई कमरे में चली आई। उसका यूं भागना सिराज का दिमाग घुमा गया। सिराज भी उसके पीछे भागा और मिरहा का हाथ पकड़ के उसे जोर से मरोड़ा। मिरहा पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। उसने सिराज से जब दोबारा हाथ छुड़ाना चाहा तो इस बार सिराज की बस हो गई। चटाक, एक जोरदार आवाज के साथ मिरहा के मुंह पे तमाचा लगा और मिरहा बेड पर गिर गई। मिरहा का हाथ अब गालों पे था। वो बेयकीनी से सिराज को देख रही थी। सिराज, उसके लबों ने बहुत धीमी आवाज से सरगोशी की जिसे सिराज न सुन सका। सिराज आगे बढ़ा और मिरहा पे झुक गया। उसके लबों को काटते हुए वो उसे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। सिराज छोड़े। मिरहा अब भी एहतजाज कर रही थी जिससे सिराज को मजीद गुस्सा आ रहा था। सिराज ने उसकी सारी ज्वेलरी बेदर्दी से उतारी। मिरहा अब बस रो रही थी। सिराज के हाथ उसके पूरे जिस्म पे हरकत कर रहे थे। सिराज उसके गले पे काट रहा था। गले से कंधे पे वो लोबाइट्स बनाता गया। कंधे से पेट पर, फिर सीना, गर्ज, हर जगह वो अपने निशान छोड़ना चाहता था। मिरहा को अपना लहंगा खिसकता हुआ महसूस हुआ तो उसने फिर से इत्तेजाज शुरू कर दिया, पर जल्दी सिराज उसे काबू कर गया। मिरहा उसकी शिद्दतों के सामने हार गई और फिर उसने मजम्मत बंद कर दी। सिराज के लम्स में आहिस्ता आहिस्ता नरमी आती गई। उसकी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए सिराज ने उसे जल्दी ही छोड़ दिया। मिरहा अब भी नाराजगी का इजहार कर रही थी। सिराज ने उसके लबों को चूमते हुए उसका सर अपने सीने पे रखा और फिर दोनों जल्दी सो गए। आलम घर आया तो किसी केस के सिलसिले में उसे वापस पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। रात देर तक वो थका हारा घर आया तो खाली घर देख के थकान मजीद बढ़ गई। फिर ख्याल आया कि जल्द ही उसकी मताए जान उसके घर में आने वाली है और फिर उसका बच्चा। मुस्कुराते हुए वो कमरे में आया। फ्रेश होने के बाद कुछ हल्का पहनकर वो किचन में अपने लिए कॉफी बनाने चला गया। कॉफी पीते हुए वो कमरे में आया। ऐसे ही लेटे लेटे हुए उसे महानूर का कॉल की शायद वो उठा ले। उसे पता था कि वो नहीं उठाने वाली, पर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने कॉल की। आज ना जाने उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसने कॉल पिक कर ली। हेलो। नींद में डूबी हुई आवाज पे आलम को अफसोस हुआ कि क्यों उसने महानूर की नींद खराब कर दी। हेलो, कौन है? महानूर जो भी थोड़ी देर पहले सोई थी। अचानक कॉल पे उसकी नींद खराब हुई। जब उसे सामने से कोई जवाब न मिला तो उसने स्क्रीन पे देखा जहां आलम का नाम चमक रहा था। क्यों कॉल की है आपने? इस बार महानूर की सीरियस आवाज आई थी। वो महानूर, मुझे लगा तुम सो गई होंगी। तो आलम को समझ ना आया कि क्या बोले। तो आपने सोचा कि सो गई है तो जगा दो उसे? महानूर की बात पे आलम ने मुंह बनाया। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता था कि थैंक यू महानूर, तुमने मेरे पास वापस आने का जो फैसला किया मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाअल्लाह इस बार मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसकी बात पे महानूर ने गहरा सांस भरा और कुछ कहना है क्या आपने? महानूर की बात पे आलम फिर से खामोश हो गया।
मानो मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत तकलीफ दी और यकीन करो मैं बहुत तड़पा हूँ। मेरा वादा है कि इस बार मैं आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और आलम प्लीज, अगर आपने यही सब बातें करनी है तो मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने सोना भी है। ओके माय हार्ट, आप सो जाओ, मैं परसों आता हूँ आपको लेने। और फिर से थैंक यू, आलम ने कहा, पर महानूर ने फोन बंद कर दिया था। आलम ने गहरा सांस भरा और लैपटॉप लेके बैठ गया। पर जैसा भी था उसका दिल बहुत मुतमईन और खुश था। आखिरकार उसकी मानो वापस जो आ रही थी, उसकी मोहब्बत का उसका सुकून। कॉल काटने के बाद बहुत देर तक महानूर जागती रही। आलम की खुशी का अंदाजा उसकी आवाज से लगा सकती थी। नहीं आलम, इतनी आसानी से मैं वो सब नहीं भूल सकती जो सब मेरे साथ किया आपने। वो बहुत बड़ा धोखा था, मैं इतनी आसानी से आपको माफ नहीं कर सकती। आपको अपनी गलती की शिद्दत का अंदाजा होना चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपके इस धोखे ने मुझे कितना तोड़ा है। महानूर की आंखों में आंसू थे, न जाने वो अब क्या करने का सोच रही थी। पर जो भी था वो आलम को बेसकून करने वाला था, बहुत ज्यादा बेसकून। पर्दे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, कमरा अब काफी हद तक रोशन हो चुका था। सिराज की आंख खुली तो पहली नजर मिर्हा पर पड़ी, जो उसके सीने पे रसर रख के गहरे सांस भर रही थी। मस्कारा फैल के अब आंखों से काफी नीचे आ चुका था। लिपस्टिक होठों पे ना थी, बाकी तकरीबन होठों के इर्द गिर्द हर जगह फैली हुई थी। बाल अब जूड़ों से बाहर निकले उलझ के बिखरे हुए थे। एक हाथ सिराज के सीने पे रखे वो उसका दिल धड़का गई। सिराज झुका और उसके लबों को चूमने लगा। मिरहा ने नींद में उससे दूर होना चाहा तो सिराज ने उसे जोर से पकड़ा। मिरहा जाग गई थी, पर आंखें अब भी बंद थी। वो सिराज को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। सिराज पीछे हुआ तो देखा वो अब भी आंखें बंद किए लेटी थी। गुड मॉर्निंग, मिरहा के कान के पास झुक के सरगोशी की। मिरहा अब भी खामोश थी। सिराज ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू बांधे और लेटे लेटे ही पलटी ली। अब मिरहा नीचे और सिराज उस पे झुका उसे घूर रहा था। मिरहा, आंखें खोलो, सिराज की आवाज पे मिरहा ने आंखों को और जोर से मींच लिया। अच्छा चलो, अच्छा चलो, तुम नहीं जागना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता। इतना कह के सिराज उसकी गर्दन पे झुक गया। उसकी गर्दन पे बने निशान अब वाज़ेह नजर आ रहे थे। इन निशानों को चूमता वो मजीद बहकने लगा। सिराज प्लीज छोड़े मुझे, मिरहा की आवाज पे वो मुस्कुरा उठा और उठ के उसके देखने लगा। उसके देखने पे मिरहा कंफ्यूज सी होने लगी। मिरहा ने इधर उधर देखना शुरू किया, जबकि सिराज मुस्कुराते हुए बड़ी दिलचस्पी से उसकी हर अदा देख रहा था। सिराज प्लीज इधर ना देखें, मिरहा की बात पर सिराज का कहकहा लगा। मिरहा भी अब उसे देख रही थी। उसके चेहरे से कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो सिराज से रात वाले रवैये की वजह से नाराज है, बल्कि उसके चेहरे पे शर्माहट सिराज की रग रग में जैसे सुकून उतार रही थी। मिरहा ने देखा कि सिराज जब भी उसे मुस्कुरा के देख रहा है। उसकी मुस्कुराहट जो मायनी थी। सिराज, मिरहा ने सिराज की थोड़ी को दूसरी तरफ मोड़ा। जी जाने सिराज, सिराज ने उसकी कलाई को चूमते हुए कहा। सिराज फिर से उसके लब लब पे झुका। सिराज प्लीज, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं ले चलूं? मिरहा खामोश हो गई। सिराज जानता था अगर उसे ज्यादा तंग किया तो उसने रोने लग जाना है। अच्छा जाओ। सिराज ने इजाजत दी तो मिरहा भागती हुई वॉशरूम चली गई। ध्यान से, सिराज ने उसकी चोली की तरफ इशारा करते हुए कहा क्योंकि चोली की डोरियां खुली थी, जिस वजह से वो गिर भी सकती थी। मिरा ने जल्दी से चोली को पीछे से थामा और वॉशरूम में भाग गई। सिराज ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। सिराज, सिराज आप जाग रहे हैं तो जल्दी आ जाए नीचे, मिरा ने सिराज का कंधा हिलाते हुए कहा। सिराज की फिर से आंख लग गई थी। आ, तुम रेडी हो गए, मुझे जगाया क्यों नहीं? उसने मिरा के मुकम्मल तैयार देख के कहा। अगर गहरे नीले रंग की शर्ट के साथ ट्राउजर पहने और बालों को स्ट्रेट किए हल्का मेकअप के साथ सर पे दुपट्टा लिए वो उसके दिल में उतर रही थी। मिरा थोड़ा सा पीछे गई
ताकि आप मुझे तंग ना करें, मिरहा ने कहा और भागती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। ठहरो तुम, सिराज ने उसके पीछे भागना चाहा, पर वो पहले ही कमरे से निकल चुकी थी। सिराज मुस्कुराते हुए शॉवर लेने के लिए वॉशरूम में घुस गया। आलम सुबह सवेरे ही अपने काम पे चला गया था। उसका प्लान वापसी पर बहुत सारे फूल लेके जाना था। आज उसका रवैया सारे स्टाफ के साथ बहुत अच्छा था। यूं तो वो सबसे बहुत अच्छा सलूक करता था, किसी को भी बिला वजह ना डांटता था, पर पिछले कुछ दिनों से वो किसी की भी गलती पर उसे बहुत बातें सुना देता था। सब बहुत खुश थे कि अब आलम की बेइज्जती से तो बच गए। आलम अपने साथी के साथ किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए जा रहा था जब उसे मोराल की कॉल आई। हेलो सर। हाँ मोराल, बोलो क्या बात है। सर, वो पूछना ये था कि आज आप फार्म हाउस आएंगे। इसका इशारा तय खाने में मौजूद उन मुजरिमों की सजाओं की तरफ था। नहीं मोराल, मेरा मूड आज बहुत अच्छा है, तो मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। बल्कि अब कुछ दिन मेरा आना पॉसिबल नहीं है। आलम की बात पे एक पल को मोराल चौंका। जी सर, आप बेफिक्र है, आप सब यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। मोराल के कहने पे आलम ने कॉल कट कर दी। वो अभी भी अपनी पैकिंग करके फारिग हुई थी। दिल में एक अलग डर था कि अगर आलम को इसका पता चल गया कि वो पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जा रही है, तो वो न जाने क्या करता। उसके गुस्से से आज भी उसकी जान जाती थी, पर हर बार वो दिल को मजबूत कर लेती थी। ये फैसला उसने बहुत सोच समझ के किया था। वो जानती थी कि इसमें उसकी मदद सिर्फ सिराज ही कर सकता है। दरवाजा नॉक हुआ तो उसने बैग को बेड के दूसरी तरफ रख दिया। जी आ जाए, महानूर की इजाजत देने पे उनकी नौकरानी अंदर आई। जी, वो महानूर बेबी आपको नासर नाश्ते पे बुला रहे। जी मैं आ रही हूँ, आप चले। महानूर के जवाब पे वो चली गई और महानूर भी उनके पीछे खाने की टेबल पे आ गई। महानूर डाइनिंग टेबल पे पहुंची तो नजर मिरहा पे गई। मिरहा को देख कर अंदाजा हो रहा था कि वो कितनी खुश है। मिरहा भी उसे देख रही थी। दोनों मुस्कुराने लगी। महानूर मरियम बेगम के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई। सब नाश्ते के दौरान बातें कर रहे थे, जिसमें ज्यादातर वो मुरहा के मुखातिब कर रहे थे, ताकि उसकी झिझक खत्म हो जाए और वो इन सब में घुल मिल जाए। महानूर भी बीच बीच में बोल रही थी। नाश्ता बहुत खुशगवार माहौल में किया गया। सिराज बेटा, चूंकि वलीमे से तो आपने मना कर दिया, तो मिरहा बच्चे को लेकर आप कहीं हनीमून पे चले जाओ। इस्माइल साहब की बात पे सिराज ने मिरहा का टेबल के नीचे से हाथ थाम लिया। मिरहा अब कंफ्यूज से सिराज को देख रही थी। जी बाबा, मेरा भी प्लान कुछ दिनों के बाद हनीमून पे जाने का और वापस आके मैं हमारा कारोबार संभालना चाहता हूँ। इसकी बात पे इस्माइल साहब ने भी हामी भर ली, क्योंकि वो जानते थे कि सिराज को सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ओके चलो, जैसा तुम चाहो। आज हमने मेरे एक दोस्त के पोते की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो कुछ देर तक हम भी निकल जाएंगे। ओके बाबा, पर वापसी आज ही है या कल तक का प्लान है? दरअसल मुझे कुछ बात करनी थी। नहीं, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, फिर रात को बात कर लेंगे। ओके बाबा। नाश्ते के बाद इस्माइल साहब और मरियम बेगम पार्टी में चले गए। मिरहा और महानूर बैठी बातें कर रही थी। दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा भाई रूम में है, मैं उनसे बात कर लूं, कुछ काम था मुझे उनसे। हाँ तुम मिल लो, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर इकट्ठे बह पियेंगे चाय। मिरहा की बात पे महानूर मुस्कुराई। आप रहने दे, यहाँ किसी को बोल दे, वो बना देंगी। नहीं, चाय मैं शौक से बनाती हूँ, तुम जाओ। जाओ, मैं बना के लाती हूँ, मिरहा ने कहा और किचन की तरफ चली गई। महानूर ने गहरा सांस भरा और फिर सिराज के कमरे में चली गई। भाई मैं आ जाऊं? महानूर के पूछने पे सिराज मुस्कुराया। आ जाओ गुड़िया। भाई, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, महानूर ने कुछ झिझकते हुए कहा। मानो इजी होके बताओ क्या बात है, सिराज ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। महानूर ने गहरा सांस भरा और फिर सिराज को अपने फैसले का बताया। महानूर, ये तुम क्या बोल रही है? तुमने कल सबके सामने आलम को ये बोला था कि परसों तुम उसके साथ वापस जाओगे, और अब तुम ये सब बोल रही हो। सिराज ने परेशानी से कहा, क्योंकि जब वो महानूर बोल रही थी ऐसा कभी नहीं हो सकता था। नहीं भाई, वो बस मैंने उस सूरत हाल से निपटने के लिए कहा था, वरना मैं आलम के साथ नहीं जाना चाहती। और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मिरहा आपी को ले जाते, और अपनी वजह से मजीद आपका रिश्ता बर्बाद नहीं करना चाहती थी। पर मानो ये तो कोई बात ना हुई। बेशक मेरे आलम से हजारों झगड़े हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम जानती हो ना। जब आलम को ये सब पता चलेगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, और फिर तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम्हें इतने दूर इस तरह कहीं भेज दूं।
सिराज ने जो बातें कही थी महानूर जानती थी उसे यही सुनने को मिलना था। भाई मैं नहीं जानती, बस आप मेरा साथ दो। मानो मेरी गुड़िया, समझने की कोशिश करो, आप अभी छोटी हो, आप अभी आपको अपना अच्छा बुरा समझ नहीं आता, फिर इस हालत में मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अल्लाह ना करे अगर बच्चे को कुछ हो गया तो आलम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और ना ही वो हमें माफ करेगा। सिराज ने उसे समझाना चाहा, नहीं भाई, उस दिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा हर हाल में साथ देंगे, तो आज अब वो वक्त आ गया है। भाई अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं खुद ही कहीं भाग जाऊंगी, कभी आपसे बात नहीं करूंगी। महानूर का जिद्दी लहजा सिराज को परेशान कर गया, और भाई ये मेरा बच्चा भी है और खुद से बढ़कर इसका ख्याल रखूंगी, प्लीज मेरी बात मान ले। महानूर ने से सिराज का हाथ थामते हुए कहा, प्लीज भाई। इसका इल्तिजा पे सिराज ने गहरा सांस भरा। ठीक है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, पर एक बार फिर से आलम के बारे में सोच लेना। बेशक उसने बहुत गलत किया, पर उसे सजा उसके रवैये रोक के उसके साथ रह के भी दी जा सकती है, ना कि दूर जाना जरूरी हो। भाई ये मेरा आखिरी फैसला है। महानूर ने आंखें मीच के कहा, ठीक है, तैयार हो जाओ तुम फिर। सिराज के कहने पे महानूर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद सिराज ने अ, अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगवाया। मिरहा को अपने कमरे में अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दे गया था, ताकि उसे महानूर के जाने का ना पता चले। महानूर हेलीकॉप्टर पे बैठी और कुछ देर में वो पाकिस्तान की हदों से निकल चुकी थी। आंखों से एक आंसू टूट के गिरा। ना जाने वो क्या चाहती थी, दूर जा रही थी और तकलीफ इतनी थी कि शायद लफ्जों में बयान ना हो पाए। आलम प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैं जानती हूँ आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे होंगे। जब आपको ये पता चलेगा मैंने आपको धोखा दिया है, पर आलम आपको एहसास दिलाना चाहती हूँ, जब किसी अपने की तरफ से धोखा मिलता है तो कितनी तकलीफ होती है। और एन उसी वक्त आलम एक शॉप पे खड़ा महानूर के वेलकम के लिए फूल खरीद रहा था। अब न जाने किस्मत उनके साथ क्या करने वाली थी, न जाने कब दोनों का मिलन होना था। हेलीकॉप्टर इंग्लैंड के शहर लंदन में लैंड हुआ था। महानूर अब भी आलम के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी आलम कितनी तकलीफ से गुजरेगा जब वो उसे वहां नहीं मिलेंगी। उस दिन उसकी आंखों में जो खुशी महानूर की वापसी का सुन के आई थी, वो महानूर की नजरों से न छुप सकी थी। बेदिली से वो इस घर में दाखिल हुई जो सिराज ने उसके लिए अरेंज किया था। ये इस्माइल साहब का जाती घर था जो उन्होंने बहुत साल पहले लंदन में लिया था। वो अक्सर लंदन आते रहते थे, तो उन्हें इस घर की जरूरत महसूस होती थी। इस वजह से उन्होंने ये घर खरीदा था। घर बहुत ही खूबसूरत था, पर शायद महानूर इसकी खूबसूरती ना देख पाई, क्योंकि उसकी आंखों खुद की आंखों में उदासी थी। घर में एक मेड और साथ में एक डॉक्टर मौजूद थी, जिसे सिराज ने महानूर के लिए हायर करवा दिया था। घर में आदमी भी था जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था। वो बाहर से जरूरत की अशिया का ला के देता था, और एक चौकीदार भी गेट पे मौजूद था। महानूर का सारा सामान उसके कमरे में पहुंचा दिया गया था, और उसके कमरे के साथ ही उस लेडी डॉक्टर का कमरा था। मैम आपके लिए खाना लगाओ, मैड ने महानूर के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। महानूर अभी अभी चेंज करके आई थी। नहीं, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, खाना मैं बाद में खाऊंगी। ओके मैम, मैड ने कहा और वापस चली गई। महानूर ने फोन निकाला और उसमें मौजूद सिम को निकाल के साइड दराज में रख दिया। फोन में उसने दूसरी सिम डाली और सिराज को अपनी खैरियत का मैसेज करके फोन को साइड पे रख दिया। सिराज को तो पहले ही उसके पहुंचने की खबर मिल चुकी थी। ल- लेटते ही आलम का चेहरा उस आंखों के सामने आया। या अल्लाह, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आप जानते हो ना कि मैं आलम से कितनी मोहब्बत करती हूँ, और मैं ये सब हमारे लिए ही कर रही हूँ। प्लीज मेरे आलम की हिफाजत कीजिएगा। नींद तो खैर अब क्या आनी थी, बस दीवार को घूरते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोची जा रही थी। आलम तकरीबन रात देर को घर पहुंचा। फूल वगैरह वो किसी के हाथ घर भिजवा चुका था। अभी आके उसने शावर लिया। फ्रेश होने के बाद उसने अपने लिए कॉफी बनाई और कमरे में आ गया। महानूर को कॉल की, पर आगे से उसका नंबर बंद जा रहा था। बाहर मौसम भी कुछ अजीब सा हो रहा था, पर आलम के दिल का हाल बाहर के हाल से बहुत मुख्तलिफ था। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था कल वो उस वक्त अपनी महानूर के साथ होगा। सोचते हुए उसने फिर से महानूर को कॉल की, पर इस बार फिर से कॉल कोई जवाब न मिला। ना जाने महानूर ने इस वक्त फोन क्यों ऑफ किया है। परेशानी भी हुई, मेरे से कॉल करके पूछूं? नहीं, बस सुबह वैसे भी मैंने उसके पास जाना है, तो अभी कॉल करना ठीक नहीं होगा। खुद से ही बातें करते हुए उसने फोन को साइड टेबल पे रखा और सोने के लिए लेट गया।
पर उससे भी नींद जैसे रूठ चुकी थी। सिराज महानूर को भेजने के बाद खुद भी कहीं चला गया था। शायद वो मिल्हा के सवालों से भागना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि उसे कल ही बात का गुस्सा था कि महानूर आलम के साथ चली जाएंगी, और इसी गुस्से में उसने मिल्हा को रात कितनी तकलीफ दी, और अब महानूर आलम से इतना दूर चली गई है। वो अरहम के पास बैठा उसे सब बता चुका था। अरहम ने भी उससे ही गलत करार दिया जो उसने महानूर की इस सब में मदद की। बेशक आलम ने गलत किया, पर महानूर के लिए उसकी मोहब्बत से सब वाकिफ थे। उसके फोन की घंटी बजी। जी बाबा। सामने इस्माइल साहब थे जो उससे उसके और महानूर के बारे में पूछ रहे थे। जी बाबा, थोड़ी देर तक आता हूँ, इतना बोल के उसने फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद सिराज अपने घर पहुंच चुका था, जहां इस्माइल साहब मरियम बेगम के साथ एक और वजूद उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ थे तुम, और महानूर कहाँ है? इस्माइल साहब के सवाल पे सिराज ने एक गहरा सांस भरा। पापा, बाबा, महानूर पाकिस्तान छोड़ के चली गई है। उसकी बात पे सबको सत्ता लगा था। सिराज, ये क्या बात कर रहे हो? तुम होश में तो हो ना? और महानूर, वो ऐसा कैसे कर सकती है? कल उसने खुद आलम को बोला था वो उसके साथ जाएंगी, और आज तुम बोल रहे हो कि महानूर चली गई। सिराज, ये सब सच है या तुम लोग कोई मजाक कर रहे हो? इस्माइल साहब को अब तक यकीन नहीं आया था। बाबा, ये महानूर का खुद का फैसला था, मैंने उसे बहुत रोकना चाहा। वो बज़िद थी। उसने मुझे धमकी दी थी अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो कहीं दूर चली जाएंगी, और उसने आप सबको बताने से भी मना किया था। सिराज की बात पे इस्माइल साहब सोफे पे बैठ गए। उन्होंने अपना सर थाम लिया। अभी अभी उन्हें लगा था कि सब ठीक हो रहा है, फिर महानूर का ये फैसला। आलम जब उनके पास आएगा तो उसे क्या जवाब देंगे? महानूर ने उनके फैसले का मान न रखा था। कहाँ गई है वो? इस्माइल साहब ने सवाल किया तो सिराज खामोश रहा। बाबा, महानूर ने मुझे खुद की कसम दी है कि मैं ये बात कि वो कहाँ है किसी को नहीं बताऊंगा, और मैं किसी को नहीं बता सकता। इतना कह के सिराज अपने कमरे की तरफ चला गया। सिराज, ये क्या तरीका है? हम आलम को क्या जवाब देंगे? उसे कल हमने उम्मीद दिलाई थी, अब तुम दोनों बहन भाई ने मिलकर इसके सामने कोई जवाब देने लायक नहीं छोड़ा। उसके पीछे इस्माइल साहब चीखे, पर सिराज सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में चला गया। पीछे इस्माइल साहब और मरियम बेगम को एक नई परेशानी में डाल गया। बाबा, परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मिल्हा की बात पे इस्माइल साहब बस इस बात में सर हिला गए, पर वो जानते थे अब बात कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस्माइल साहब और मरियम बेगम के कमरे में जाने के बाद मिल्हा भी अपने कमरे में चली आई। कमरे में आई तो सिराज खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पे पी रहा था। मिल्हा के कमरे में आने पर उसने एक बार उसे देखा और फिर से सिगरेट की कश लेने लगा। मिल्हा ड्रेसिंग रूम में गई और हल्का सा लिबास पहन के कमरे में आ गई। ड्रेसिंग टेबल से बॉडी लोशन ली और बेड पर बैठ के लगाने लगी। बॉडी लोशन लगाने के बाद नाइट क्रीम चेहरे पर लगाए सोने के लिए लेट गई। सिराज खामोशी से उसकी हर हरकत देख रहा था। मिल्हा ने एक बार भी सिराज से बात ना की थी। उसके अंदाज से नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। कुछ देर बाद सिराज भी चेंज करके आया, उसके साथ लेट गया। वो जानता था मिर्हा जाग रही है। हाथ बढ़ा के उसे अपनी तरफ खींचा। मिर्हा सीधा उसके सीने से जा लगी। मिर्हा ने सिराज से दूर होना चाहा, पर सिराज की गिरफ्त मजबूत थी। सिराज ने उसके सर अपने सर सीने पे रखा और बालों में उंगलियां घुमाने लगा। मिर्हा अब भी मुजाहमत कर रही थी, पर सिराज की भी गिरफ्त हल्की ना की। मिर्हा ने हार मानी और उसके सीने पे सर रख के सो गई। कल भी वो ठीक से सो नहीं पाई थी, इस वजह से वो कोई बहस नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद उसकी गहरी सांसों की आवाजें कमरे में गूंज रही थी। सिराज न सो सका। वो जानता था कल आलम ने बहुत तमाशा करना है। आलम सुबह तकरीबन 5 बजे जागा। फ्रेश होने के बाद वो नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। फिर वापस आके अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ते के बाद जिम रूम में चला गया। कुछ देर जिम के बाद वो दोबारा फ्रेश हुआ और फिर बैठा न्यूज देखने लगा। आज उसने पुलिस स्टेशन नहीं जाना था, आज उसने ऑफ लिया था। वो बार बार वक्त देख रहा था। तकरीबन 11 बजे उसकी बस हो गई। वो उठ के महानूर को लेने चला गया। कुछ देर बाद वो दुरानी हाउस में मौजूद था। वहां सब लाउंज में ही बैठे थे। आलम वहां गया तो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए।
عالم کو تھوڑا عجیب تو لگا، پر اسماعیل صاحب اور مریم بیگم سے مل کے مرحا کو گلے لگا کر ملا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اسماعیل صاحب بھی صوفے پہ بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں سراج بھی آ گیا۔ اس نے مرحا کو دیکھا، پر وہ اسے اگنور کر گئی۔ مرحا اس کے جاننے سے پہلے ہی نیچے آ گئی تھی۔ عالم نے سراج کے آگے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور عجیب بات یہ کہ سراج نے بھی اس کا ہاتھ تھام کر مسافہ کر لیا۔ عالم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ عالم بیٹا، وہ ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسماعیل صاحب کی بات پہ عالم میں جیسے سکون سا اترا۔ ان کے انداز سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسماعیل صاحب نے اسے معاف کر دیا۔ جی انکل، ضرور، عالم نے کہا۔ انکل، مہانور ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ عالم کے سوال پہ سب نے اس سے نظریں چرائی۔ عالم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ انکل، کیا بات ہے؟ مجھے کھل کے بتائے۔ عالم کی سنجیدہ آواز پر اسماعیل صاحب نے عالم کو سب بتا دیا، اور عالم کو لگا کہ اس کا دل کسی نے ہزاروں ٹکڑے کیے ہو۔ مہانور نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، بے شک اس نے خود بھی مہانور کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا تھا، پر اسے اب اندازہ ہو رہا تھا دھوکہ کھانے کا۔ سراج، تم نے اسے ایسے کیسے جانے دیا؟ تم جانتے بھی ہو اس کی کنڈیشن کیسی ہے، پھر بھی تم نے… میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، پر وہ میری بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ بس یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ سراج کی بات پہ عالم نے اسے گھورا۔ تو تم نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں عالم سے بدلہ لے لوں؟ عالم کو لگ رہا تھا کہ وہ مزید یہ سب سن نہیں پائے گا۔ عالم، میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا، یقین کرو، وہ خود بہت ضد کر رہی تھی، اور میں نے جب… اس سے پہلے کہ سراج مزید کچھ بولتا، عالم نے پاس رکھے گلاس کو ہاتھ مار کے گرایا، غصے سے زور سے چیخا۔ عالم بیٹا، میری بات… مریم بیگم نے کچھ بولنا چاہا، پر عالم غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ سب نے اس کے پیچھے جانا چاہا، پر وہ غصے میں جلدی سے نکل گیا۔ عالم رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ غصے سے اس وقت اس کے بازو اور ہاتھوں کی رگیں واضح دکھ رہی تھی۔ مہانور! غصے میں اس نے مہانور کا نام پکارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اگر مہانور اس وقت وہاں ہوتی تو عالم ضرور اس کے ساتھ کچھ کر جاتا تھا۔ ایک پل کے پاس اس نے پل کے پاس اس نے گاڑی روکی اور باہر آ کے پل پہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں کھڑا وہ اپنا غصہ کم کر رہا تھا۔ زور زور سے سانس لیتا وہ خود پہ قابو پا رہا تھا۔ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا مہانور۔ مجھ سے نفرت کا اظہار تم میرے پاس رہ کے بھی کر سکتی تھی، پر تم ہمارے رشتے کے بیچ اپنی انا کو لایا۔ اگر میرے بچے کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پاؤ گی۔ وہ وہیں پہ کھڑا مہانور کو یاد کر رہا تھا۔ مہانور کی یاد کسی زہر کی طرح جسم میں اتر رہی تھی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے مہانور کا چہرہ آ رہا تھا۔ غصہ اور محبوب کی یاد میں وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ہیلو، کون ہے؟ کیا موت پڑ گئی ہے؟ عالم کی غصے بھری آواز پر مورل ایک پل کو ڈر گیا۔ سر، وہ میں مورل… ہاں بولو، کیا کام ہے؟ سر، وہ لڑکی عائشہ بہت تنگ کر رہی ہے، بار بار بول رہی کہ مجھے جانے دو، جانے دو، ایک منٹ بھی چپ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی بات پہ عالم کا غصہ پھر سے جاگ گیا۔ اسی لڑکی کی وجہ سے عالم آج اس حال میں تھا۔ اگر وہ جھوٹ نہ بولتی تو آج عالم اپنی مہنور کے پاس ہوتا۔ مورال، اسپیشل ہتھیار تیار کرو، آج میں اسے اس دنیا سے رخصت کروں گا۔ عالم نے اتنا کہا اور فون کاٹ دیا۔ گاڑی میں بیٹھا وہ فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ اب یہ سارا غصہ عائشہ پہ نکلنا تھا۔ عائشہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ آج اتنے دن ہو گئے عالم نہیں آیا، شاید وہ اسے آزاد کر دے، اسی وجہ سے وہ بار بار چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر تک عالم فارم ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ عالم تہہ خانے میں گیا۔ وہ عائشہ کے کمرے میں چلا گیا۔ مورال وہیں پہ کھڑا تھا۔ عالم نے پاس کرسی کو عائشہ کے پاس رکھا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ جی تو عائشہ میڈم، آپ یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ عالم کی آواز پہ عائشہ جیسے کانپ گئی۔ عالم بھائی، پلیز پلیز، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے جانے دے، میں اب معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ بولیں گے تو میں مرحا کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں گی، بس پلیز مجھے یہاں سے جانے دے۔ عائشہ نے منتیں شروع کر دی۔ کیا تمہارے معافی مانگنے سے مہانور واپس آ جائیں گی، یا جو سب میں نے اس کے ساتھ کیا وہ مجھے سب کے لیے معاف کر دیں گی؟ عالم کی آواز بالکل ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی آواز سے عائشہ کے موڈ کا اندازہ نہ لگا سکی۔ جانتی ہو، جب جب مجھے اپنی اس حرکت کی وجہ سے تکلیف ملی، میں نے تم سب کو تکلیف دی، پر میں غلط تھا، یہ گناہ میرا خود کا کیا ہوا تھا، مجھے اکیلے تکلیف برداشت کرنی چاہیے تھی۔ اس کی بات پہ عائشہ خاموش تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید اسے آزادی ملنے والی ہے۔ محبت تو مجھے تھی اس سے،
تو اس کا احساس مجھے کرنا چاہیے تھا، اگر محبت طاقتور ہوتی تو تمہارا مجھے اکسانا بھی کبھی کبھی کام نہ آتا، پر مجھ میں خود کھوٹ تھا۔ آج میں تمہیں واپس تمہاری ماں کے پاس بھیج رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ عالم کی بات پہ عائشہ کو لگا کہ اسے کسی نے دنیا کی سب سے اچھی خبر سنائی ہے، یا یوں کہا جائے کہ زندگی کی نویں سوال سنائی ہے۔ اگر تم ایک لڑکا ہوتی تو یقین کرو تمہاری ہڈیاں بھی کسی کو نہیں ملتی، پر تم ایک لڑکی ہو جسے میں چاہ کر بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں مار نہیں پا رہا۔ عالم کا لہجہ اب سخت تھا۔ ہاں، یہ کٹی ہوئی انگلیاں تمہیں ساری زندگی تمہاری کی جانے والی غلطی اور اس کی سزا کا احساس دلائے گی۔ عالم نے اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، جہاں اب انگلیاں نہ تھی بلکہ ایک پرانی سی پٹی لگی تھی۔ اتنا کہہ کے عالم اپنی جگہ سے اٹھا، مورال سے اسے گھر پہ چھوڑ دو، اور ہاں، دوبارہ تم مجھے اس شہر میں نظر نہ آؤ۔ دروازے کے پاس سے مڑتا وہ اسے وارن کرتا باہر نکل گیا۔ مورال نے عائشہ کو کرسیوں سے آزاد کیا اور اسے سہارا دے کے باہر چلے جانے لگا۔ عالم فارم ہاؤس سے باہر آیا تو وہاں کھڑا سگریٹ کے کش لینے لگا۔ عائشہ کو آزادی اس نے صرف اس لیے دی تھی کیونکہ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ وہ بہت بار عالم کے پاس آتی اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے۔ عائشہ کا بھائی بیرون ملک میں کام کرتا تھا۔ بہن کی وجہ سے وہ پاکستان آیا تھا، اب اپنی بہن کو ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ عالم اس سے ڈرتا نہ تھا، پر عائشہ کی ماں کا رونا اسے کمزور کر گیا اور اس نے عائشہ کو آزادی دے دی۔ سگریٹ کے گہرے کش بھرتا وہ اپنی اسٹریشن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مورال نے عائشہ کو اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ اسے اچھے سے سمجھایا تھا کہ اگر اپنا منہ کھولا تو اس بار اسے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ عائشہ تو پہلے ہی اتنی ڈری ہوئی تھی، اس نے تو اب منہ کبھی نہ کھولنا تھا۔ مورال اسے اسی طرح زخمی حالت میں گھر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر والوں کا اپنے غائب ہونے اور پھر ان زخموں کے بارے میں کیا بتایا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، پر وہ کچھ ہی دنوں میں اپنی ماں کے ساتھ دوسرے وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور اس کا بھائی واپس دبئی چلا گیا۔ مرحا کھانا کھا چکی تھی، اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی عالم کا کالیں کر رہی تھی۔ عالم کا فون دوپہر سے بند تھا، اسے عالم کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ بھائی پلیز کال اٹھائے، میرا اس سے ہی بول رہی تھی۔ سراج کمرے میں آیا۔ سراج مرحا کے پاس بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا، جو سرخ رنگ کی کیپری شرٹ کے ساتھ اس کے دل کی تار چھیڑ رہی تھی۔ مرحا نے سراج کو اگنور کیا۔ مرحا میری بات سنو۔ سراج نے اسے فون لے کے سائڈ پہ رکھا اور خود اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سراج پلیز، بس آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ مرحا یار قسم لے لو، مجھے خود مہنور کے اس فیصلے کا پہلے پتا نہیں تھا۔ میں نے اسے بولا بھی کہ میں نے بہت کوشش کی اسے روکنے کی، پر وہ نہیں مانی۔ میں نے اسے بولا بھی کہ تم بعد میں کچھ وقت بعد چلی جانا، پر وہ مجھ سے ضد لگائے بیٹھی تھی۔ میں جلد اس کے لندن جانے کے سارے انتظامات پر کروں اور بغیر کسی کو بتائے اسے یہاں سے روانہ کروں۔ مرحا جانتی تھی سراج سچ بول رہا ہے، وہ جیسے ہی بھی ہو پر مانور کے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ مرحا نے اسے دیکھا جو وائٹ کرتے پہ کہانیوں کو فولڈ کیے اس کے ہاتھ پکڑے اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور جو آپ نے ہماری شادی کی رات کیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس سوال سے تو وہ بچنا چاہ رہا تھا۔ مرحا کی بات پہ سراج پہلو بدل گیا۔ میں جانتا ہوں وہ سب غلط تھا، میں نے زبردستی ہمارے رشتے کی شروعات کی۔ تم جو چاہو سزا دے لو۔ سراج کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ سوچ لے۔ مرحا نے آئی برو اچکائی۔ یہاں سے دور نہیں جانے دوں گا، باقی جو تم بولو مجھے منظور ہے سزا۔ اس کی بات پہ مرحا مسکرائی۔ اسے سراج کی اس حرکت پہ کوئی غصہ نہ تھا، وہ اس سے ناراض نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو جب تک میں نہیں چاہتی آپ میرے قریب نہیں آئیں گے اور مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ یار مرحا پلیز نہیں نا، سراج نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ تم کوئی اور سزا دے لو، یہ سزا نہیں۔ سراج اگر آپ نے یہ سزا قبول کی تو ٹھیک، نہیں تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اور پلیز دوبارہ مجھے منانے کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں مت کیجیے گا۔ اتنا میرے بول کے مرحا اٹھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم نے پہلی بار کوئی بات بولی ہے تو میں مانوں گا، پر زیادہ دن اس سزا کو قبول کرنے کی مجھ سے امید مت رکھنا۔ سوچ لے، مرحا نے پھر سے کہا۔ بول تو ایسے رہی ہے جیسے میرے لیے کوئی دوسرا آپشن چھوڑا ہے تم نے۔ سراج کی بات پہ مرحا مسکرائی۔ گڈ۔ اس کے بعد اس نے عالم کو دوبارہ کال کرنا شروع کر دی، جبکہ سراج ساتھ بیٹھا اب اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔
पर उसके कान मिरहा की तरफ ही थे। एक हाथ से लैपटॉप की पैड पे उंगलियां फेर रहा था, दूसरे हाथ से मिरहा का हाथ थाम लिया और उसे सहलाने लगा। उसकी हरकत पे मिरहा ने घूर कर उसे इग्नोर कर दिया। हेलो भाई, कैसे हैं आप? और मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ। आलम के कॉल पिक करते ही मिरहा की परेशान आवाज गूंजी। ठीक हूँ मीरू, बस ऑफिस में एक जरूरी केस था, इस सिलसिले में मसरूफियत की वजह से कॉल नहीं उठा पाया। आलम की आवाज और लहजे से सुबह वाले वाक्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भाई, सुबह जो हुआ वो, मिरहा, मैं अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। आलम की संजीदा आवाज पे मिरहा बेचैन हो गई। पर भाभी महानूर आपकी बीवी, मैंने बोला ना इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं होगी, तो कौन सी जबान में आपको समझाऊं। इस बार आलम के गुस्से भरी आवाज से मिरहा की आंखों में आंसू आ गए। सिराज ने मिरहा से फोन खींचा। इतना गुस्सा मिरहा पे क्यों निकाल रहे हो? सिराज की आवाज पे आलम का गुस्सा मजीद बढ़ गया। तुम मुझे मत सिखाओ, वो मेरी बहन है, वो मैंने पाला है उसे, मेरा जब दिल करेगा मैं उसे गुस्सा करूंगा। तुम कौन होते हो हम बहन भाई में बोलने वाले? आलम ने खटाक से फोन बंद कर दिया। सिराज ने मिरहा को देखा, जो आंखों में आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। अब तुम ये टैंक ना बहाना शुरू कर देना, सिराज ने उसे खींचते हुए कहा। मैं जानती हूँ कि वो महानूर से कितनी मोहब्बत करते हैं सिराज भाई। सिराज भाई बहुत अकेले हो गए हैं, सू सू करती वो सिराज के सीने से आ लगी। बस मेरी जान, उन्हें कुछ वक्त तो संभल जाएंगे। सिराज ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, झुक के उसके लबों को चूमते हुए। वो बहक रहा था। सिराज, मिरहा ने चीखते हुए उसे अलग किया। क्या हुआ? सिराज ने हैरान होते हुए कहा। ज्यादा फ्री ना हो, वो वापस उसी टोन में आ गई थी। उसकी बात पे सिराज का कहकहा कमरे में गूंजा। कितने अरसे बाद वो खुल के हंसा था। क्या यार, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? सिराज ने उसकी पेशानी से अपनी पेशानी जोड़ते हुए कहा। इसकी बात पे मिरहा खुल के मुस्कुराई। पहले आप मुझे कितना तंग करते थे यूनी में, अब मेरा नंबर है। मिरहा ने उसकी दाढ़ी पे हाथ रखते हुए कहा। बेशक बंदा हाजिर है, सिराज ने उसका हाथ चूमते हुए कहा। उसे यहाँ आया दूसरा दिन था। यहाँ आके वो बार बार अपने फैसले पे गौर कर रही थी कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पर अब जो भी था, उसे अपने इसी फैसले पे कायम रहना था। पिछले कुछ दिनों से तबीयत डाउन चल रही थी। उसकी डॉक्टर ने यही कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान ये सब नॉर्मल है। अभी भी टीवी लॉन्ज में बैठी वो अपने और आलम के बारे में सोच रही थी। उसे अब आलम की बहुत याद आ रही थी। अरे, आप यहाँ क्यों बैठी हो? कमरे में जाओ, आराम करो, उसकी डॉक्टर ने उसके पास बैठते हुए कहा। नहीं, बस दिल में कुछ अजीब सी महसूस हो रहा था, तो यहाँ बाहर आके बैठ गई हूँ। चलो ना मेरे साथ बाहर शॉपिंग पर चलते हैं। डॉक्टर की बात पर महानूर ने मना करना चाहा, पर कुछ सोचकर राजी हो गई। चले, मैं भी कुछ वक्त बाहर गुजारना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद वो गार्ड के साथ बाहर शॉपिंग मॉल चली गई थी। वो रात को अपने कमरे में बैठा महानूर के बारे में सोच रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगा। हाँ बोलो, कुछ पता चला? जी सर, वो इस वक्त लंदन में है और उनके साथ सिराज ने सख्त सिक्योरिटी रखी है। इसकी बात पे आलम ने अपना सर सोफे के पुश्त पे गिराया। ओके ठीक है, उस पे नजर रखना और पल पल की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी सर, आप बेफिक्र रहे, सामने वाले को जवाब पे आलम ने फोन बंद कर दिया। ये उसका खास बंदा था जिसे उसने महानूर के बारे में पता करने बोला था। मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ महानूर, और यकीन करो इससे बड़ी कोई सजा नहीं मिल सकती। और मैं तुम्हें संभलने के लिए वक्त दे रहा हूँ, बहुत जल्द तुम्हें मेरे पास ही आना है। आलम सिगरेट का कश लेता खुद ही बोले जा रहा था। सिगरेट की तादाद अब ज्यादा हो गई थी। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर लेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर अब नींदें उड़ चुकी थी और दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ हाल मानूर का था। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पागल थे, पर ना जाने क्यों एक दूसरे को सजा दिए जा रहे थे। महानूर को लगता था वो आलम को एहसास दिला रही, जबकि हकीकत ऐसी थी कि आलम के साथ साथ वो खुद को गहरी तकलीफ से दो चार कर रही थी। अब ना जाने दोनों का मिलन कब होना था। दिन पर लगा के उड़ गया। आज महानूर को गए चौथा दिन था। आलम की जिंदगी अब अपने काम के गिर्द घूम रही थी। वो अब बहुत संजीदा रहने लगा था। इस्माइल साहब और मरियम बेगम उससे बात कर लेते थे। उन्होंने एक दिन पहले उसे घर खाने पे बुलाया था, पर उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो आजकल बहुत मसरूफ रहता है।
वो जानते हैं उसके आने ना आने की वजह महानूर थी। इस्माइल साहब ने उससे कहा वो उसके और महानूर के मामले को हल करना चाहते, पर आलम ने उन्हें मना कर दिया। ये उन दोनों मियाँ बीवी का आपसी मामला है। उसकी बात पे वो खामोश हो गए। वो जानते थे अभी कुछ बोलना बेकार है। आलम का अंदाज अब बहुत संजीदा हो गया था। वो ज्यादातर पुलिस स्टेशन में होता था या फिर फार्म हाउस के तहखाने में। बेशक उसने आयशा को छोड़ दिया था, पर अब उसके तहखाने में बहुत से मुजरिम आने लगे थे। मुजरिमों के लिए वो बहुत पहले भी बहुत सख्त था, पर अब वो जैसे उनके लिए मौत बन गया था। एक मुजरिम को टॉर्चर करने के बाद वो बाहर बैठा सिगरेट पी रहा था। अब वो सिगरेट का बहुत इस्तेमाल करता था। अचानक उसका फोन बजने लगा। देखा तो मिनहा का कॉल कर रही है। एक गहरा सांस भरकर उसने कॉल पिक कर ली। कैसी हो मीरू? ठीक हूँ भाई, पर आपसे नाराज भी। शादी के बाद बस एक बार मुझे मिलने आए थे, वो भी इतनी जल्दी चले गए। मिरहा के शिकवे पर आलम खामोश रहा। भाई प्लीज आप हालत ठीक करें, महानूर को ढूंढे और उसे अपने पास बुला लाए। भाई वो हम सब में सबसे छोटी है, वो अपने फैसले नहीं ले सकती। उसे रोकने की बजाय आप खुद खामोश होकर बैठ गए। मिरहा ने आलम को समझाना चाहा। मिरहा मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, अभी उसे कुछ वक्त चाहिए। अगर मैंने सख्ती की तो वो मजीद मुझे बदगुमान हो जाएंगे। पर भाई, मीरू आप अभी इस बात को नहीं समझ रही। मैं चाहे तो अभी इसे वापस ला सकता हूँ, पर उसे कुछ बातों का एहसास दिलाना चाहता हूँ। और अपने भाई पे यकीन रखो, जब मुझे सही लगेगा मैं उसे वापस ले आऊंगा। आलम की बात पे एक पल को मिरहा चौंकी। भाई आप जानते हो महानूर कहाँ है? हाँ वो इस वक्त लंदन में है, मैं जानता हूँ। पर भाई आप उसे, मिरहा मैंने बताया ना आपको। मीरू आप हमारे मामले में बेफिक्र हो जाओ। आप सिराज को, अपने रिश्ते को और अपने घर को टाइम दो। इंशाल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा। जी भाई। मिरहा बस इतना ही बोल पाई थी। इंशाल्लाह मैं कल आऊंगा आपसे मिलने। पक्का ना भाई, आएंगे ना? हाँ पक्का। मिरहा ने कॉल बंद कर दी और सोफे पे बैठी उसके बारे में सोचने लगी। वो जानती थी उसका भाई ज्यादा दिन महानूर से दूर रहने वाला ना था। जल्द ही वो उसे अपने पास ले आएगा। खुद को तसल्ली देने के बाद वो नाइट सूट पहनने ड्रेसिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर तक वो बिस्तर में घुसी सिराज के बारे में सोचने लगी। सिराज अपने किसी दोस्त के पास बैठा था। कुछ देर के बाद सिराज कमरे में आया तो मुस्कुराते हुए मिरहा के करीब बैठा। क्या सोचे जा रही हो बीवी? सिराज ने कंबल खींचते हुए कहा। आपके बारे में ही सोच रही थी। मिरहा ने शर्माते हुए कहा। जी हाँ, मेरे बारे में सोच रही थी। मुझे ही खुद से दूर रखा हुआ है। सिराज का इशारा उसकी सजा की तरफ था। उसकी बात पे मिरहा मुस्कुराने लगी। सिराज भी उसे देख के मुस्कुरा रहा था। अच्छा ये दांत निकालना बंद कर और जाए चेंज करके आए। मिरहा ने उसे पीछे ढकेला। सिराज ड्रेसिंग में चला गया। कुछ देर बाद वो भी हल्का सा लिबास पहने कमरे में आया। सिराज भी बिस्तर में घुस गया। सिराज, आलम भाई से बात हुई मेरी। अच्छा तो क्या बोला उसने? सिराज इधर देखे ना। मिरहा ने उसका चेहरा थामते हुए अपनी तरफ मोड़ा। सिराज ने उसे थामा हुआ था। जी जान मुड़ गया। अब इधर बताओ क्या बता रही थी? सिराज, वो भाई जानते हैं महानूर लंदन में है। इसकी बात पे सिराज ने उसे गौर से देखा। जानता था कि वो इसके बारे में पता लगवा लेगा। मैंने सब कुछ बहुत सीक्रेटली अरेंज किया था, पर वो फिर भी जान गया। सिराज की बात पे मिरहा खामोश हो गई। तो उसने क्या बोला? वो कब जा रहा है उसे लेने? सिराज ने उसके बाल खोलते हुए कहा। उसकी हरकत पे मिरहा शर्माने लगी। क्या? ऐसे क्यों शर्मा रही हो? जो पूछा उसका जवाब दो। सिराज ने गुस्से की एक्टिंग करते हुए कहा। वो नहीं जा रहे महानूर को लेने, वो उसे वक्त दे रहे। सिराज अब कंफ्यूज हो रहा था। क्या यार, क्या चीज है तुम्हारा भाई? सिराज ने उसकी गर्दन पे झुकते हुए कहा। खबरदार जो मेरे भाई के बारे में कुछ का बोला तो। मिरहा की बात पे सिराज हंसने लगा। देख रहा हूँ बेगम तुम्हारे तेवर। सिराज ने उसकी उंगली को अपनी उंगली में लेते हुए कहा। एक वक्त था जब यूनी में मैं तुम्हें देखता था तुम कांपने लगती थी। अब देखो काबू कर रखा है मुझे। सिराज अब भी हंस रहा था। जी हाँ, आपने मुझे तंग किया था। कैसे जुमले कसते रहते थे मुझ पे। हाँ 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 हाँ, तो मुझे इन जुमलों के जवाब में कोई अच्छा सा रिस्पॉन्ड नहीं देती थी, बल्कि उस आयशा के पीछे छुप जाती थी। पर वो आयशा मुझे बड़े इशारे दिया करती थी। सिराज की बात पे मिरहा के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। सिराज, आप जानते थे कि वो आपको पसंद करती थी? हाँ, कुछ कुछ अंदाजा था मुझे। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आयशा ने हमारे साथ बहुत गलत किया। सिराज ने देखा कि वो उदास हो गई। मेरी जान, दफा करो इन बातों को। मैं वो सब याद करके सिर्फ तुम्हें तकलीफ होंगी। और आयशा को उसके किए की सजा मिल गई है। क्या मतलब सिराज? कौन सी सजा? कैसी सजा? मिरहा ने हैरानी से पूछा। उफ यार, क्या बता दिया तुम्हें? सिराज ने अफसोस करते हुए कहा। यार वो मैं उस आयशा को सबक सिखाने गया था
جو بھی اس نے تمہارے ساتھ کیا اس کی بہت بڑی سزا بنتی تھی، پر جب اس کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا اسے کسی نے کڈنیپ کیا ہے۔ اس کے گھر والوں نے خود پریشان تھے، پھر مجھے پتا لگا یہ تمہارے بھائی کا کام ہے، پھر مجھے اندازہ ہو گیا تھا اب اس کا وقت برا شروع ہو چکا ہے، تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ عالم اسے خود ڈیل کر لے گا۔ پر سراج وہ بس ایک لفظ اور نہیں، اتنا بول کر سراج نے مرحا کے لبوں کو چومنا شروع کر دیا۔ اف یار کیا کھاتی ہو، اتنے میٹھے ہونٹ! سراج نے اس کے لب سہلائے۔ اب شاید بھول رہے، میں نے آپ کو سزا دی ہے اور اب آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، دور ہو کے سوئے۔ مرحا کی بات پہ سراج نے اسے گھورا۔ بس اب مزید کوئی سزا نہیں ہے، میرا دماغ خراب نہ کرنا، ادھر ہو چپ کر کے۔ سراج کی بات پہ مرحا مسکرائی، آج وہ اسے بہت تنگ کرنا چاہتی تھی۔ نو، کوئی ضرورت نہیں۔ مرحا نے پھر سے اسے دور ڈھکیلا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ اسے دور کر رہی تھی۔ مرحا، اس بار سراج کی آواز کچھ اونچی تھی۔ نو 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 مرحا، یہ وارننگ تھی، نو یار میرا پلیز نا۔ اس بار سراج منتوں پہ آیا، وہ پاگل سا ہو رہا تھا، ایک تو محبوب اور پھر یہ سردی سی شام اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ نو سراج، اب تک مت کیجیے گا، اتنا بول کے مرحا دوسری طرف مڑ کے سو گئی۔ اوکے فائن، سراج نے بھی غصے سے کہا اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ اسے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ مرحا اس کی حرکت پہ مسکرائی، اس نے سراج کی طرف منہ کیا جو اسے پیٹھ دکھائے سو رہا تھا۔ اس کے قریب کھسکتی وہ اس کی پشت سے جا لگی۔ سراج کے لیے خود پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا، خود ضبط کے پہرے بٹائے مرحا کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ مرحا نے اپنے پاؤں کو سراج کے پاؤں پہ گھمانا شروع کر دیا۔ سراج کی اب بس ہو رہی تھی۔ مرحا، تنگ نہ کرو، دور ہو کے لیٹو۔ سراج نے اسے وارن کیا، پر مرحا مسکراتے ہوئے اپنے پاؤں اب اس کی ٹانگوں پہ پھیر رہی تھی۔ سراج تیزی سے مڑا اور اسے کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کیا، تیزی سے اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ اس کا سینہ مرحا کے سینے سے دبا ہوا تھا۔ مرحا نے اپنے بازو اس کے گردن میں ڈال کے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اب وہ اس کے بالوں میں ہاتھ گھماتی اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ سراج کی جسارتیں بڑھ گئی تھی، کچھ دیر تک وہ اس کے بہت قریب ہو چکا تھا۔ گہری رات کے ساتھ ان کے فاصلے بھی مٹ رہے تھے، دونوں ایک دوسرے میں سمائے جیسے سب بھول گئے تھے۔ مہنور کا رویہ اب بہت چڑچڑا ہو رہا تھا، اور وجہ تھی عالم۔ پہلے 3 دن تو وہ سوچتی رہی کہ عالم کہیں نہ کہیں اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس آئے گا، پر عالم کے نہ آنے پہ اسے غصہ اور رونا آ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی پرانی سم فون میں ڈالی تو یہ دیکھ کے اسے اور غصہ آیا کہ عالم نے ایک بار بھی اسے کال نہ کی اور نہ ہی اسے کوئی میسج کیا۔ بہت دیر سے اس کی ڈی پی دیکھ رہی تھی۔ ہاں، محبت کے دعوے دار تھے تو آنا تھا نا مجھے لینے پر، نہیں انا حق بیچ میں آ رہی ہوں گی، انا ناحق بیچ میں آ رہی ہوں گی۔ خود سے باتیں کرتے وہ عالم کو طنز کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے سن نہیں رہا۔ چلو میری یاد نہ صحیح، پر یہ سوچتے کہ میری کنڈیشن کیسی ہے۔ مانور کو اب رونا آ رہا تھا، خود ہی وہ اس سے دور آئی تھی، اب خود ہی اس کی ٹینشن چاہتی تھی۔ کہیں میں نے بہت غلط تو نہیں کر دیا؟ بابا نے بھی مجھ سے بات نہیں کی اور ماما بھی کیسے بس ہوں ہاں میں بات کر رہی تھی۔ خود سے ہی سوچتے وہ اندازے لگا رہی تھی۔ میم کھانا لگ گیا ہے، آ جائے۔ میب کی آواز پہ وہ کھانا کھانے چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوچے کی گہرائیوں میں ڈوبتی، میب کی آواز پہ وہ کھانا کھانے چلی گئی۔ عالم گھر آیا تو خالی گھر دیکھ کے اب اس کا دل جیسے اداس ہو گیا۔ گہرا سانس لیتے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد ہلکا لباس پہنے وہ کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھا وہ کافی کے ساتھ ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک بیل کی آواز پہ وہ اٹھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے تو گھر میں موجود میٹ کو بھی کام سے نکال دیا تھا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا وہ باہر سے ہی کھا کے آتا تھا، گھر میں تھوڑا بہت کچھ وہ خود بنا لیتا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کے چچا چچی اور ان کی بیٹی مہرین کھڑی تھی۔ عالم ایک پل کو حیران رہ گیا، یہ سب یہاں کیا کر رہے تھے؟ چاچو آپ؟ عالم کی آواز میں حیرانی تھی۔ ارے بیٹا اندر تو آنے دو کہ یہیں پہ سوال جواب شروع کر دوں گے؟ چچا کی بات پہ دروازے سے ہٹ گیا اور سب اندر چلے آئے۔ ارے بیٹا جب میں نے تمہاری چچی کو تمہارے بارے میں سب بتایا تو یقین کرو بہت بے چین ہو گئی، بولتی ہے کہ مجھے ابھی کے ابھی عالم کے پاس لے چلو۔ چچا نے مسکراتے ہوئے بات کی اور صوفے پہ بیٹھ گئے۔ ان کی بات پہ عالم نے اپنی چچی کو دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ عالم کو کوفت ہوئی، وہ جانتا تھا کہ اس کی چچی کو صرف کوئی محبت نہیں تھی۔ اچھا، تو یہ خیال انہیں کچھ جلدی تو نہیں آیا؟
आलम के तंज पे खामोशी छा गई। आलम बेटा, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, नेहा के साथ भी बहुत गलत हुआ, पर बेटा तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम दोनों को बहुत ढूंढा, पर तुम दोनों का पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। नाज़रीन बेगम ने बड़ी चालाकी से अपने भोलेपन में फंसाना चाहा। उनकी बात पे आलम खामोश हुआ। बेटा, हो सके तो अपनी चाची को माफ कर देना, बहुत रोई हूं मैं तुम दोनों के लिए। नाज़मीन ने ना नजर आने वाले आंसू पोंछने चाहे। प्लीज, मैं कोई पुरानी बात याद नहीं करना चाहता। जो होना है हो, अल्लाह का काम में अल्लाह की हिकमत होती है। आलम की बात पे वो मुस्कुराई। महरीन और आलम के चाचा भी मुस्कुराए। पर प्लीज आप मिरहाक से दूर रहिएगा। मैं नहीं चाहता वो आपको देख के दोबारा उस फेस में चली जाए या फिर उस पर किसी किस्म का डर हावी हो। बेटा, मैं मिरहाक से माफी मांग लूंगी। नहीं, प्लीज आप बस उससे दूर रहे। आलम ने जान छुड़ानी चाहिए। वो उन लोगों की मौजूदगी में जैसे सही से सांस नहीं ले पा रहा था। एक बार भी उन्होंने बचपन में मुड़ के ये नहीं देखा वो जिंदा भी है या मर गया। रात जब उन्हें इनकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, तब वो बिन बुलाए ही पहुंच गए थे। ठीक है बेटा, जैसे आप चाहो, नाजमीन ने चेहरे पे उदासी लाते हुए कहा। पर हकीकतन उसका दिल बहुत इतना खुश था इतना बड़ा घर देख के। उनका वहम गुमान में न था कि आलम इतना अमीर बन जाएगा। अब बस उनका शैतानी दिमाग अपनी चालें चल रहा था। उनकी बेटी बेटी की शादी उन्हीं के तबके के एक आम से लड़के के साथ हुई थी, जबकि दूसरी बेटी महरीन की किस्मत अभी उन्हें चमकती हुई नजर आ रही थी। ऐसा ही कुछ हाल महरीन का था। उसकी निगाहें बार बार आलम की तरफ उठती और शर्माते हुए अपनी निगाहें झुका देती। बेटा, मैं चाहती हूँ कि जिस दिन हम आपके साथ रहे, आपके साथ अच्छा वक्त गुजारे, इसलिए मैं अपने बेटे के पास चली आई कि इस बहाने मैं आपका ख्याल रखूंगी और पिछले वक्त का दावा करूंगी। नाज़मीन की बात पे आलम चौंक गया। गुस्सा तो बहुत आया कि अभी के अभी उन्हें निकाल के बाहर करे, पर अपने चचा का सोच कर खामोश हो गया। चलो कुछ दिन इन्हें बर्दाश्त कर लिया जाए। जब जिंदगी में इतने दुख बर्दाश्त किए कर लिए, तो ये भी सही। जी ठीक है, आप रुक जाए। इधर बहुत सारे कमरे हैं, आप अपना का सामान किसी में भी रूम में सेट कर ले। जी बेटा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं बस आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। उनकी बात को आलम इग्नोर करता अपने कमरे में चला गया, जबकि नाज़मीन बेगम कमरे देखती हुई खुश होती एक कमरे में रुक गई। मैं और तेरे बाबा इस कमरे में रुकते हैं, तुम कोई कमरे पसंद करना। उनकी बात पर महरून खुश हो गई। अम्मी, आपने देखा आलम कितना प्यारा हो गया और कितना अमीर भी। महरीन की बात पे नाज़रीन बेगम मुस्कुराई। कितना प्यारा घर है आलम का। अरे आलम, क्या बोल रही है? अब तो ये समझ कि ये तेरा घर। अरे आलम का क्या बोल रही है? अब तो ये समझ के तेरा घर है। नाज़मीन की बात पर महरीन खुश होने लगी और नाज़मीन बेगम उसे समझाती हुई अपना प्लान समझाने लगी कि कैसे उसे आलम के दिल में अपने जले जगह बनानी है। आलम अपने कमरे में लेटा अब इनके बारे में सोच रहा था। न जाने कब इन सब काले लोगों ने अपने घर जाना है। आलम सोचता गहरी नींद में चला गया। आज की किस्त यहीं तक। इंशाल्लाह जल्द ही अगली किस्त लेकर आऊंगी। उसमें हमारे बाकी सवालों के जवाब होंगे कि क्या महानूर वापस आएंगी, चाची का क्या इरादा पूरा होगा। तो मिलते हैं इस सवालों के जवाब के लिए। तब तक के लिए खुश रहे, खुशियां बांटे। और जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।